पीएम मोदी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष को ही कटघरे पर खड़ा कर दिया। मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता पर दिए बयान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए जानना चाहा कि सत्ता के लिए ये कैसी हताशा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट का भरोसा तोड़ा है, कांग्रेस ने मिजोरम का सच छिपाया है। कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने का रहा है, वायुसेना से अपने लोगों पर हमला करवाया। कांग्रेस का हर काम राजनीति से प्रेरित, मणिपुर के हालात को गलत तरीके से पेश किया गया। नॉर्थ ईस्ट की समस्या के लिए कांग्रेस दोषी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से मेरा इमोशनल कनेक्शन है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि मणिपुर विकास की राह पर लौटेगा, मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। वहीं लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा स्पीकर ने एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। तो आपको बता दें, मणिपुर मामले को लेकर लगातार जो विपक्ष है मोदी के बयान पर अड़ा था, उसी कड़ी में जो है लगातार 3 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा में बहस चलती रही। लेकिन अंतिम जो कगार पर पीएम मोदी आज लोकसभा में पहुंचे और उन्होंने मणिपुर के हालातों को लेकर जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकालों को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 18 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन लिखा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए
शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है,
सबको प्रधानमंत्री बनना है। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। वो दिन दूर नहीं होगा, हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए लग रहा हूं, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं जी। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है और नॉर्थ ईस्ट की जाहो जलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है वो मैं देख सकता हूं, और इसलिए मैं लगा। बीते वर्षों में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होते पर ही अमृतकाल शुरू हुआ है और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक नाच के पुरुषार्थ से होने वाला है, ये मेरा विश्वास है।